बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फाइनेंस एक्सपर्ट। सैलरी पर्सन की रिटर्न कैसे फ़ाइल करनी है, आपने आईआरएस में लॉगिन करना है और यहाँ पे डिक्लेरेशन में आपको ये जो फॉर्म नज़र आ रहा है सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल क्लासिक व्यू और ये विज़िट व्यू नज़र आ रहे हैं। आपने विज़िट व्यू पे वर्किंग नहीं करनी, ये भी पूरी तरह वर्किंग नहीं करता, इसलिए सैलरी पर्सन जो है उनके लिए ये सिंपल सैलरी का जो फॉर्म है आपने ये सिलेक्ट करना है। यहाँ पे पीरियड सिलेक्ट करना है, जिस भी साल की रिटर्न फाइल करनी है, 21 की, 20 की, 19 की, व्हाटसोएवर। ये मैं 21 की रिटर्न की वीडियो आपके सामने अपलोड कर रहा हूँ। यहाँ पे 21 लिखना है, सर्च करना है और इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो ये आपके सामने सैलरी का जो फॉर्म है ये ओपन हो जाता है, सिंपल सा। ये पहली वीडियोस में भी मैंने करके दिखाया था, अभी मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ चीज़ें, इसको ज़रा ध्यान से कीजिएगा। यहाँ पे ग्रॉस सैलरी लिखनी है आपने और इसको कैलकुलेट करना है। जुलाई से लेके 30 जून तक जो आपकी सैलरी है, जुलाई 20 से 30 जून 2021 तक ग्रॉस सैलरी इस पूरे साल की यहाँ पे लिखनी है। और 10% मेडिकल अलाउंस जो बेसिक सैलरी का होता है वो एग्जैम्प्ट होता है, वो आपने यहाँ पे लिखना है। लाइक यहाँ पे हम सपोज़ करते हैं कि टोटल बेसिक सैलरी 7 लाख थी, तो उस पर 70,000 जो है वो हमारा मेडिकल अलाउंस एग्जैम्प्ट होगा। इसको यहाँ पे दरमियान वाले बॉक्स में लिखना है और कैलकुलेट कर देना है आपने। उसके बाद अगर आपको एक्सपेंडिचर की रिम्बर्समेंट हुई है, लाइक आपने अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए कोई ट्रैवलिंग की है या कोई और एक्सपेंडिचर किया है जो कि ऑफिस की तरफ से आपको रिम्बर्स होता है, तो वो एग्जैम्प्ट होता है, उसको आपने एग्जैम्प्ट में लेना है। यहाँ पे आप एक्सपेंडिचर रिम्बर्समेंट में वो टोटल अमाउंट लिखें जो एक्सपेंडिचर आपको रिम्बर्स हुए हैं। कोशिश करें इन जो आपने एक्सपेंडिचर किए हैं इनकी नेचर या इनकी कुछ स्लिप्स अपने पास रखें। बेशक सारी ना हो, लेकिन कुछ चीज़ें ज़रूर हों, ताकि अगर एफपीआर क्वेश्चन करे तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकें ये किस टाइप के एक्सपेंसेस थे। और आपने इसको 1,05,000 की एंट्री दरमियान वाले बॉक्स में भी कर देनी है, क्योंकि ये एग्जैम्प्ट है। इसी तरह अगर आपको एम्प्लॉयर की तरफ से कोई सर्वेंट मिला हुआ है या कोई और ऐसा बेनिफिट मिला हुआ है जो कि सैलरी शीट में ऐड नहीं है, उसकी जो वैल्यू है, अगर कोई एम्प्लॉई है जो आपको उन्होंने दिया हुआ है सर्विस के लिए, तो उसकी जो सैलरी एम्प्लॉयर पे करेगा वो भी आपने यहाँ पे शो करनी है, अपनी सैलरी का पार्ट बनानी है। सैलरी के अलावा अगर आपको कोई और बेनिफिट मिलता है, लाइक कमीशन मिलता है, अगर आपको प्रॉफिट मिलता है या गोल्डन हैंडशेक मिलता है आपको, तो वो आपने यहाँ पे इसी जगह पे इसको शो कर लेना है। जी, आपने लाइक गोल्डन हैंडशेक की अमाउंट यहाँ पे लिखनी है आपने। इसी तरह अगर कोई आपको बोनस मिला है, कमीशन मिला है जो कि सैलरी शीट में शो नहीं हो रहा, आपने वो भी यहाँ पे लिख लेना है। जी, उसके बाद अदर सोर्स में आ जाती है। देखिए, आप सैलरी के साथ अगर आपका कोई सेविंग अकाउंट है या आपका कोई प्राइस बॉन्ड निकला है तो उसकी अमाउंट है, वो मैं आपको यहाँ पे एंट्री करके दिखाता हूँ। अगर आपका ऐसा कुछ नहीं है तो फिर आपने इसको नहीं कुछ करना, आपने सिर्फ सैलरी वाली एंट्री करनी है। ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ कि लाइक अगर आपका कोई सेविंग अकाउंट है तो अदर सोर्स में प्रॉफिट ऑन डेट जो लिखा हुआ है, इस पर आपने जो ग्रॉस प्रॉफिट आपको मिला है पूरे साल में, जुलाई 20 से 30 जून 2021 तक, टोटल अमाउंट प्रॉफिट की यहाँ पे लिखनी है आपने और इसको कैलकुलेट करना है। और इसी तरह ये दरमियान वाले बॉक्स में लिख देनी है, क्योंकि ये अमाउंट जो है ये फाइनल टैक्स में आती है, इस पे टैक्स ऑलरेडी बैंक काट लेता है। जी, अब ये क्योंकि फ़ाइनल टैक्स में आती है तो इसके ऊपर जो टैक्स की डिडक्शन होती है उसकी एंट्री आपने यहाँ पे फाइनल और फिक्स टैक्स वाले बॉक्स में करनी है। जी, इधर आना है और आप देखेंगे यहाँ पे ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है प्रॉफिट ऑन डेट अंडर सेक्शन 7B। ये साथ प्लस का निशान बना हुआ है, आपने प्लस के निशान पे क्लिक करना है और जो बैंक अकाउंट आपका है जिस पे आपको प्रॉफिट मिला है उसका अकाउंट नंबर और बैंक का नाम यहाँ पे लिखना है और 1 बाय 1 जो भी प्रॉफिट मिले हैं वो आपने ऐड कर लेने हैं। सपोज़ ये एक ही बैंक अकाउंट था तो उस पर हमें 50,000 प्रॉफिट मिला था, मैंने 50,000 प्रॉफिट लिखा और जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको बता भी देगा कि इस पर टैक्स कितना कटा होगा। तो 15% के हिसाब से उसने आपको फाइलर का टैक्स बता दिया। अगर आप नॉन फाइलर होंगे तो ये डबल कटा होगा। तो जो एक्चुअल अमाउंट डिडक्ट हुई है वो आपने यहाँ पर लिख देनी है जहाँ पे 7500 है। जी, अब अगर ये आपने देखें यहाँ पे इधर भी एंट्री की है और फाइनल टैक्स वाले में भी की है, दोनों जगह पे एंट्री करनी है आपने। इसी तरह अदर रिसीट में अगर आपका कोई प्राइस बॉन्ड निकला है या कोई डिविडेंड आपको मिला है तो वो आप यहाँ पे अदर रिसीट्स में ऐड कर लोगे। अगर एक अमाउंट है या 2-3 अमाउंट्स हैं उनको आप प्लस कर लें। ये भी जो चीज़ है ये फाइनल टैक्स में आती है, इसलिए अब इस पर जो टैक्स की डिडक्शन हुई है
प्राइस बॉन्ड पे, वो भी आपने फाइनल टैक्स में यहाँ पे जाके उसको एंट्री करनी है। ये हम इसका बॉक्स बना हुआ है, प्राइस बॉन्ड, प्राइस ऑन प्राइस बॉन्ड अंडर सेक्शन 156 जी। 1 लाख रुपये हमें प्राइस मिला था। अब इस पे टैक्स वो बताएगा 15,000, 15% के लिहाज से। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो ये 30,000 की डिडक्शन होगी। तो जो एक्चुअल डिडक्शन हुई है आपने वो इस बॉक्स में लिख देनी है और इसको कैलकुलेट कर देना है। उसके बाद ये आपने सैलरी की एंट्री कर ली है और सैलरी का भी आपने टैक्स नहीं बताया जो कि एम्प्लॉयर ने काटा था। तो एडजस्टेबल टैक्स में आपने आना है और जो एम्प्लॉयर ने जितनी अमाउंट टैक्स की डिडक्ट की है आपकी सैलरी पे वो यहाँ पे लिखनी है। अगर उसने नई डिडक्शन की तो फिर आपने नहीं लिखनी। और याद रखिएगा आपने एम्प्लॉयर से सैलरी का सर्टिफिकेट ज़रूर लेना है जिसमें यह मेंशन हो कि इतना टैक्स उसने काट लिया है जी। उसके बाद डिडक्टिबल अलाउंसेस में आप आ जाएं। यहाँ पे देखें ज़कात लिखा हुआ है। ये वो ज़कात नहीं है जो आप महल्ले में या अपने रिश्तेदारों को देते हो। ये वो ज़कात है अगर आपकी ज़कात बैंक में कोई डिडक्ट हो गई है तो वो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा आपने जो पर्सनल किसी मदरसे को दी है, किसी रिलेटिव को दी है, वो यहाँ पे नहीं लिखनी है आपने, ठीक है। इसी तरह प्रॉफिट ऑन डेट अंडर सेक्शन 60C, ये बहुत काम की चीज़ है। अक्सर जो सैलरी पर्सन हैं उन्होंने लोन लिया होता है घर परचेज़ करने के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उस लोन पे इस पूरे साल में जुलाई 20 से 30 जून 21 तक आपने जो पेमेंट की होती है उसके दो पोर्शन होते हैं, एक प्रिंसिपल अमाउंट होती है और एक इंटरेस्ट होता है। जो इंटरेस्ट आपने इस पूरे साल में पे किया है बैंक को या जिससे भी लोन लिया था आपने, वो इंटरेस्ट की अमाउंट आपने यहाँ पे लिखनी है ताकि उसका आपको बेनिफिट मिले, कुछ क्रेडिट मिले आपको। उसके बाद जो आपके बच्चों की स्कूल की फ़ीस थी, जो भी एजुकेशन की आपके एक्सपेंसेस है वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं है फ़ीस, और भी जो एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पे आप लिख सकते हो अप्रॉक्सीमेट अमाउंट, और नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन आप बता दें, ठीक है। और इसको कैलकुलेट भी करते रहें साथ साथ जी, ठीक है। ये यहाँ पे काम की चीज़ें थी। बाकी ये चैरिटेबल डोनेशन जो हैं इसको छोड़ दें, ये वो काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, आपको समझ जो है ना वो हैंडल करना मुश्किल होगा, बस इसको छोड़ दें जी। टैक्स रिडक्शन में ये टीचर्स के लिए है, इसलिए आपका यहाँ पे कोई काम नहीं है। टैक्स क्रेडिट में आ जाएं जी। अब टैक्स क्रेडिट में भी कुछ काम की चीज़ें हैं। देखें, अगर आपने जो लिखा हुआ है ये देखें सेकंड में जो लिखा हुआ है क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर आपने किसी लिस्टेड कंपनी के आईपीओ में शेयर परचेज़ किए हैं, जैसे अभी रिसेंटली सिटी फार्मा का हुआ है, एलुमिनियम की वो जो टिन पैक बनाती है कंपनी उसका हुआ है, अगर आपने आईपीओ में शेयर परचेज़ किए हैं तो जो वैल्यू बनती है वो यहाँ पे आप लिख के उसका क्रेडिट ले सकते हो। इसी तरह अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे कर रहे हो किसी इंश्योरेंस कंपनी को तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। दोनों को जमा कर दें अगर दोनों चीज़ है, या अगर एक है तो एक लिख दें। इसी तरह हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो भी आप यहाँ पे पूरे साल में जो पे किया आपने वो लिख सकते हो और इसको कैलकुलेट करें ताकि उसका क्रेडिट मिलता रहे। लेकिन ये याद रखिएगा अगर आप शेयर्स का क्रेडिट ले रहे हो जो आईपीओ में परचेज़ किए हैं आपने, तो वो आपने अगले 2 साल तक डिस्पोज ऑफ नहीं करने, वो 2 साल तक आपने अपने पास रखने हैं जी। अब ये आप देखें हमने एडजस्टेबल में सिर्फ हमने लिया था अभी जो हमारे एम्प्लॉयर ने टैक्स डिडक्ट किया था। अब इसके साथ आपके बाकी टैक्स आ जाते हैं कि अगर आपका कैश विदड्रॉल पे कोई टैक्स कटा है, ये पिछले साल तक था, अब 1 जुलाई से तो ये ख़त्म हो गया है। चाहे आप नॉन फाइलर हैं चाहे आप फाइलर हैं, बैंक में 50,000 से अबव पे जो पहले टैक्स कटता था 0.6% नॉन फाइलर का, वो अब 0 हो गया है। लेट्स सपोज पिछले साल आपका बैंक में इतना टैक्स कटा था। ये आप 1 बाय 1 चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। आपने गाड़ी का टोकन पे किया था, गाड़ी की ट्रांसफ़र पे कोई टैक्स पे किया था, तो जो भी आपने इनकम टैक्स पे किया है अपनी यूटिलिटीज़ पे, अपने मोबाइल्स पे, वो क्लेम कर सकते हो। मैं फिर कह रहा हूँ इनकम टैक्स या एडवांस टैक्स के नाम से जो पेमेंट होती है वो क्लेम हो सकती है। ये आपने जो मोबाइल फ़ोन पे किया आप उसको यहाँ पे प्लस पे क्लिक करें, नंबर लिखें और उसको यहाँ पे ऐड करें और टैक्स की अमाउंट बता दें। और ये टैक्स सर्टिफिकेट आपने अपने नेटवर्क से लाजमी ले लेना है, आपने हेल्पलाइन पे कॉल करनी है, वो आपको टैक्स सर्टिफिकेट दे देंगे। इसी तरह इंटरनेट के बिल पे आपने जो टैक्स पे किया है, बिल पे जो आ रहा होता है पूरे साल का, वो जमा कर लें, वो आप क्लेम कर सकते हो। प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ पे आपने जो इनकम टैक्स पे किया है वो भी यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हो
जी, ये सारी चीज़ें आप वन बाय वन अगर देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह बड़ा इजीली समझ आ जाएगी। मैंने अपनी बाकी वीडियोस में भी ये बताई है। सैलरी पर्सन की वीडियोस बिल्कुल सेम है, आप प्रीवियस वीडियो भी देखेंगे तो वो सेम है। इन्फॉर्मेशन के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लाजमी देख लें ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो आपने फ़ीस पे किया, लाइक जैसे मेडिकल स्टूडेंट्स पे करते हैं, या लम्स में, या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, या बड़े इंस्टीट्यूट्स में जो फ़ीस ज़्यादा होती है वहाँ पे टैक्स की डिडक्शन होती है। तो जो भी टैक्स आपने पे किया है अपने बच्चों की फ़ीस पे वो यहाँ पे क्लेम कर सकते हो, लेकिन आपने स्लिप्स संभाल के रखनी है। जी, अभी हमने सब इंट्रीज़ कर ली हैं, टैक्स भी क्लेम कर लिया है, सैलरी भी डाल दी है। अब कंप्यूटेशन पे जब आप आते हो तो ये सारी जो रिटर्न का पोर्शन है ये कंप्लीट आपका हो गया है। इसमें दो पार्ट हैं, रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट। अभी हमने रिटर्न की वर्किंग कंप्लीट की। अब इसमें देखें ये रिफंडेबल टैक्स बन रहा है। अगर ये टैक्स एडमिटेड बनता तो फिर आपको पे करना पड़ता। अच्छा, अब ये हमने कंप्यूटेशन की वर्किंग कर ली है। इसमें अगर सैलरी के अलावा आपका कुछ नहीं है तो आप बाकी इंट्रीज़ ना करें, जस्ट सैलरी की इंट्री करके आपका जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा रिटर्न की हद तक। और इसमें मैंने आपको प्रॉफिट ऑन डेट भी करके बताया है, इंटरेस्ट इनकम और प्राइस बॉन्ड की अगर आपका निकलता है तो उसकी कैसे ट्रीटमेंट करनी है वो भी मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब जो इसका अगला हिस्सा है वो ये है कि जो रिटर्न में आपने अर्निंग की होती है, आपने इसका जो इफ़ेक्ट है वो वेल्थ को ट्रांसफ़र करना होता है। ये बड़ा ध्यान से ज़रा समझिएगा प्लीज़। वेल्थ स्टेटमेंट में आपने सबसे पहले रिकन्सिलेशन वाले टैब पे आना है। अब यहाँ पे आप देखें इनकम जो है सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, वो आपने रिटर्न से यानी कि कंप्यूटेशन से जो रिटर्न की समरी है यहाँ से सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, ये लास्ट वाले बॉक्स में जो फिगर्स आ रही हैं यहाँ से आपने कॉपी करनी है। जो भी अमाउंट है, अगर एक है तो ये एक ही कर लेंगे, अगर यहाँ पे 2-3 नीचे होती तो हम इन दोनों को जमा कर लेते। सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया और कैलकुलेट किया आपने। फिर दोबारा कंप्यूटेशन पे आएँ। अब देखें ये जो दरमियान वाला बॉक्स है यहाँ पे सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स भी होता है और एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स भी होता है। अब हमें पता है जो 1,75,000 है इनकम फ्रॉम सैलरी में, ये एग्जेम्प्ट अमाउंट है, तो हमने इसको एग्जेम्प्ट इसको कॉपी करना है और अपनी वेल्थ में एग्जेम्प्ट वाले बॉक्स में पेस्ट कर देना है। जी, ये देखें लिखा हुआ ना, इनकम डिक्लेयर्ड इन रिटर्न एज पर फॉर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, तो ये एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स हो जाएगी आपकी। अब दोबारा जब कंप्यूटेशन पे आएंगे तो अब आपने जो फाइनल टैक्स की अमाउंट थी जिस पे हमने टैक्स पे कर दिया हुआ है, जैसे कि इंटरेस्ट इनकम है, प्राइस बॉन्ड है, जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ रही थी 1,50,000, आपने इसको कॉपी करना है। और जहाँ आपने ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से इसको कॉपी किया और रिकन्सिलेशन में यहाँ पे देखें सब्जेक्ट टू फाइनल और फिक्स टैक्स वाले बॉक्स में पेस्ट कर दिया। अब फ्रेंड्स आपका जो था ना, आप समझें कि 70% काम कंप्लीट हो गया है। अब देखें टोटल इनफ्लो आपको पता लग गया कि इस पूरे साल में इनफ्लो का मतलब पैसे आए कहाँ कहाँ से। अगर आपके पास इसके अलावा रिमिटेंस भी आती हैं, गिफ्ट आता है, तो वो इसके नीचे ये जगह बनी हुई है, यहाँ पे लिख सकते हो, उसको रिटर्न में नहीं लिखना। टोटल अब आपका जो इनफ्लो है वो 18,05,000 का हुआ है। अब इसके दो ही आगे पोर्शन बनेंगे, या तो आपने इसमें से एक्सपेंस करना है, या आपने कोई नया एसेट परचेज़ करना है, या फिर कोई एग्जिस्टिंग एसेट जो है उस पे आपने अगर कंस्ट्रक्शन की है तो उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करना है, और यहाँ पे फिर ये अमाउंट ज़ीरो हो जाएगी। जी, ये एसेट्स आ गए हैं आपके। एसेट्स हर साल आएंगे। जो भी एसेट 30 जून वाले दिन आपके पास है, चाहे वो पिछले 15 साल से आ रहा है, वो ऐसे ही चलेगा। अगर 30 जून से पहले आपने 29 जून को उसको सेल कर दिया तो फिर वो यहाँ से निकलेगा। अब फ़र्ज़ करते हैं मैंने कंस्ट्रक्शन की थी, ये एक प्लॉट था, इस पे मैंने कंस्ट्रक्शन करके इस पे कुछ 9-10 लाख रुपया इस पे मैंने लगाया अप्रॉक्सीमेट। ज़रूरी नहीं है कि अब आप एक एक रुपये का हिसाब करें, ऐसे नहीं करना। एक आइडिया ले लें। लेट्स सपोज मैंने इस पे कंस्ट्रक्शन की तो ये इसकी अब वैल्यू 15 लाख हो गई है, ठीक है, मैंने इसको 15 लाख कर दिया है। इसी तरह आपका बैंक बैलेंस जो है आप उसको चेक करें। अगर आपके एसेट्स में कोई इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ है, लाइक मैं कहता हूँ लिस्टेड कंपनीज़ में पिछले साल 15 लाख मेरे इन्वेस्टमेंट थी, इस साल जो है 30 जून 2021 को मैंने दरमियान में सेल की तो ये अब 1 मिलियन की रह गई है। ये जो इन्वेस्टमेंट है इसकी डिटेल में जो रिटर्न होगी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड उसमें आपको जो है वो बताऊंगा। ये इसके लिए माजरत, ये जो एक आ गया अभी इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। जी, ये जो इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड कंपनीज है ये कॉस्ट वैल्यू पे होती है, मार्केट वैल्यू पे नहीं होती। ये डिटेल में अपनी स्टॉक मार्केट की वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। जो बैलेंस है बैंक्स के वो आपने अपडेट करने हैं 30 जून वाले।
इसी तरह कोई और इन्वेस्टमेंट आपने की है तो वो आपने ऐड कर लेनी है यहाँ पे। एक्सपेंसेस में आपने फ्रेंड्स देखें, वन बाय वन लिखने को मैं प्रेफर नहीं करता, पहले मैं कहता था, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमें इकट्ठे लिख देना ज़्यादा फ़ायदे हैं, इसका फ़ायदा ज़्यादा है। वो इसलिए कि देखें ओवरऑल जो इफ़ेक्ट है वो सेम होता है। इसमें आप डोनेशन या लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को अगर करना है तो अलहदा कर लें उसकी अमाउंट टोटल, अदरवाइज़ उसको भी ना करें तो भी कुछ भी नहीं, मतलब इशू नहीं है, क्योंकि ओवरऑल जो इसका इफेक्ट होता है वो एक इकट्ठा ही हो जाता है। जैसे अब ये पता लग गया कि जी टोटल 5 लाख का पर्सनल एक्सपेंस हुआ है आपका, तो इसका एक इफ़ेक्ट वेल्थ में भी आ गया आपके पास। अब जब मैं अपने एसेट्स में आता हूँ तो अभी भी आप देखें मेरे पास माइनस में अमाउंट आ रही है, इसका मतलब मेरे पास अभी भी बैलेंस पड़ा है, कोई मेरा एसेट जो है वो भी मैंने ऐड नहीं किया। तो यहाँ पे अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की है तो वो आप उसको भी ऐड कर सकते हो प्लस पे क्लिक करके। लाइक यहाँ पे एक मैं प्लॉट ऐड कर लेता हूँ अभी। इसी तरह ये आप अगर वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो सेम होती है, आप मेरी अगर प्रीवियस वीडियोस भी देखें तो आपको उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप मेरे चैनल पे वेल्थ स्टेटमेंट से रिलेटेड वीडियोस और भी देख सकते हो, और अगर ख़ुद आपने फ़ाइल करनी है तो प्लीज़ एक दफ़ा वीडियोस को देख लीजिएगा। इसी तरह आपने अगर एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी परचेज़ की है तो यहाँ पे क्लिक करें, प्रॉपर्टी का एरिया एड्रेस लिखें, ज़रूरी नहीं है खियोट नंबर, खाता नंबर, खतूनी नंबर लिखना है, इतनी डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं होती। एरिया, एड्रेस और अमाउंट। कैश को यहाँ पे ज़ीरो कर दें और कैलकुलेट करें, क्योंकि कैश में जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डिफरेंस होता है वो हम एडजस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये टोटल अमाउंट मेरे पास जो नेगेटिव में आ रही थी, मुझे पता है मैंने एसेट्स और एक्सपेंस पूरे कर दिए, मैंने उसको कॉपी किया और एक कैश में इसको पेस्ट किया और नेगेटिव के साइन को यहाँ से डिलीट किया, और इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ तो जो मेरा रिकन्सिलेशन में डिफरेंस है वो ज़ीरो हो जाएगा। जी अब देखें फ्रेंड्स ये ज़ीरो हो गया है, ठीक है, ये आपकी बैलेंस हो गई है। अब आपने वेरीफाई करके इसको जस्ट सबमिट करना है। अच्छा फ्रेंड्स, इसमें जो चीज़ एक है ना ये कि अगर आप फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो तो आपने पहले सब एसेट्स अपने ऐड करने हैं, सब एसेट्स, एक्सपेंस ऐड करना है, उसके बाद जो यहाँ पे माइनस में अमाउंट आ रही होगी उसको यहाँ से कॉपी करना है और प्रीवियस ईयर के जो एसेट्स हैं उसमें ऐड कर देना है, ठीक है। ये आप इस तरह ऐड कर देंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा, और आपकी जो रिटर्न है जब ज़ीरो यहाँ पे अनरिकनसाइल्ड अमाउंट होगी तो वो फिर सबमिट हो जाएगी। फ्रेंड्स ये वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहें तो मैंने अपना नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप पे, आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हो, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आहिस्ता और भी वीडियोज़ में अपलोड